तो कहानी की शुरुआत में हमें 1990 के समय में जर्मनी के एक टाउन की घटना बताई जाती है, जहां हमें रॉबर्ट नाम के एक आदमी को बताया जाता है जो कि अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। रॉबर्ट अपने बॉस के कैबिन में जाता है, तब उसे पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। वही में आगे हमें रॉबर्ट के बेटे जैनिक को बताया जाता है, जो कि एक दीवार पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर ग्राफिटी बना रहा था। उसी वक्त वहां पर पुलिस आ गई और जैनिक और उसके दोस्त वहां से भागने लगे। जैनिक किसी तरह से पुलिस को चकमा देकर अपनी फैमिली के पास पहुंच गया, जो कि उस समय मिलकर लंच कर रहे थे। तभी वहां पुलिस आ गई और रॉबर्ट पुलिस से कहता है, हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या आप भी शामिल होना चाहोगे? तब पुलिस वाला कहता है, हम यहाँ पर उस लड़के को पकड़ने आए जो कलर कैन लेकर दीवारें खराब कर रहा है। वो लड़का स्टेट प्रॉपर्टी को खराब कर रहा है। तब वहाँ बेटा जैनिक का पिता डेविड कहता है, क्या ये प्रॉपर्टी लोगों की नहीं है? तब पुलिस ऑफिसर कहता है, ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। तब वहाँ बेटी जैनिक की माँ मारेन कहती है, क्या आपने उन लोगों को भी अरेस्ट किया जो वॉल के ऊपर डांस कर रहे थे? ये सुनकर वो पुलिस वाला कहता है, अगर अगली बार मैंने आपके बेटे को ऐसा करते हुए देखा तो मैं उसे पकड़ लूंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एक्चुअल में मारेन यहाँ पर पुलिस ऑफिसर से बर्लिन वॉल का जिक्र कर रही थी, जिसे लोगों ने 1990 में गिराकर ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को मिला दिया था। मारेन और उसकी पूरी फैमिली कम्युनिस्ट विचारधारा की थी, इसलिए वो सरकारी तंत्र के विरोध में थे और इसलिए मारेन का बेटा जैनिक भी सरकारी तंत्र के खिलाफ वॉल पर ग्राफिटी बनाकर विरोध दर्ज करवाता था। आगे मारेन कार के डिक्की से कुछ निकालने जा रही थी, तभी वो वहाँ पर वॉलकर को देखती है। वॉलकर मारेन और डेविड के बचपन का दोस्त था। तब वॉलकर को देखकर मारेन कहती है, तुम हंगरी से वापस आ गए? वॉलकर कहता है, मैं तुम्हें हेलो कहने आया हूँ। ये सुनकर मारेन वहाँ से चली गई। तभी वहाँ पर डेविड आ गया और डेविड ने वॉलकर को देखकर उसे गले लगा लिया। तब वॉलकर डेविड से कहता है, मुझे अकेले हंगरी में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आगे वॉलकर भी डेविड की फैमिली के साथ मिलकर सेलिब्रेट करने लगा। अब रात में वॉलकर घर की बालकनी में खड़ा था, तभी वो वहाँ से कुछ ट्रक गुजरते हुए देखता है। उसी वक्त डेविड भी वॉलकर के लिए चादर ले आया ताकि वो सो सके। तभी वॉलकर वापस वहाँ से सरकारी ट्रक गुजरते हुए देखता है और वॉलकर डेविड से पूछता है, आखिर ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे? डेविड कहता है, पता नहीं, कुछ दिनों से ट्रक वेयर हाउस कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाए जा रहे। वॉलकर कहता है, ये नॉर्मल नहीं है, जरूर वो कॉम्प्लेक्स में कुछ डंप कर रहे। डेविड कहता है, हो सकता है सरकारी फाइलें हो। वॉलकर कहता है, नहीं, कुछ और है, हमें तुम्हारे अंकल से बात करनी चाहिए। वो पिछले काफी समय से कॉम्प्लेक्स में रिपेयर और मेंटेनेंस का काम देखते हैं, हमें उनसे पता करना चाहिए। डेविड अपने अंकल से बात नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी फैमिली की उसके अंकल से नहीं बनती थी। फिर भी वॉलकर के कहने पर डेविड तैयार हो जाता है। अब अगले दिन डेविड के अंकल मार्को वास्की जा रहे होते हैं, तभी डेविड और वॉलकर उनके पास गाड़ी रोकते हैं। वॉलकर उनसे कहता है, क्या हम आपको आगे तक लिफ्ट दे दे? यह सुनकर मार्को वास्की कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? वॉलकर कहता है, जो कुछ भी आजकल कॉम्प्लेक्स में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो सब क्या है? तब डेविड कहता है, हम देखना चाहते हैं कि सरकारें वहाँ पर क्या डंप कर रही है। डेविड की आवाज सुनकर मार्को वास्की उनकी गाड़ी में बैठ गया। वॉलकर कहता है, हम जानना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स में क्या छिपाया जा रहा है, क्या वहाँ पर हथियार ले जाए जा रहे हैं? यह सुनकर डेविड मार्को वास्की को कुछ ड्रिंक्स की बोतल देता है। तब मार्को वास्की कहता है, मुझे ड्रिंक अपनी फैमिली के साथ पीना पसंद है, तुम्हारी आंखें तुम्हारी माँ की तरह दिखाई देती है, तुम्हें पता भी है मेरा भाई कैसा दिखाई देता था। यह सुनकर डेविड गाड़ी रुकवाकर कहता है, मुझे लगता है आप हमारे लिए काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। एक्चुअल में मार्को वास्की डेविड का अंकल था और वो डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। आगे डेविड और वॉलकर मार्गन को भी अपने साथ कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए रेडी कर लेते हैं। अगले दिन वो तीनों काले कपड़े पहनकर कॉम्प्लेक्स के दरवाजे पर पहुंचते, जहां मार्को वास्की उनके लिए कॉम्प्लेक्स का मेन गेट ओपन करता है। कॉम्प्लेक्स की बाउंड्री के अंदर जाकर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक वेंटिलेशन शॉप था जहाँ पर ताला लगा हुआ था। वॉलकर मार्को वास्की से पूछता है, क्या आपके पास इसकी चाबी है? तब मार्को वास्की कहता है, नहीं, मेरे पास नहीं है। यह सुनकर मारेन और वॉलकर सोचने लगते हैं कि वो लोग अब अंदर कैसे जाएंगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब डेविड अपने अंकल से कहता है, आप हमें वहाँ से क्यों नहीं ले आते जहाँ से आप अंदर जाते हो? मुझे पता है आप भी सरकारी तंत्र से नफरत करते हो, अगर आप हमें अंदर भी ले जाओगे तो आप क्या खोदोगे? मार्को वास्की कहता है, मैं मेरी जॉब खोदूंगा। तब डेविड कहता है, आप आर्मी में जॉब करते थे, आप ये जॉब और कितने दिन कर लोगे? ये सुनकर मार्को वास्की कॉम्प्लेक्स के मेन इंटरेस्ट से उन लोगों को अंदर ले जाने लगा। वो पूरा कॉम्प्लेक्स एक अंडरग्राउंड टनल में बना हुआ था और मार्को वास्की उन्हें कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाने लगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ऑफिस भी था जिसके अंदर आर्मी के कुछ लोग बैठे हुए थे। मार्को वास्की इन तीनों से कहता है, तुम्हें यहाँ से छिप के निकलना होगा। सबसे पहले मार्को वास्की ऑफिस के सामने से गुजर जाता है। तब मार्को वास्की के पीछे पीछे वो तीनों लोग भी छिपकर जाने लगे। डेविड सबसे पहले निकला, तभी ऑफिस के अंदर बैठी एक लेडी बाहर आकर मार्को वास्की को पुकारने लगी। मार्को वास्की अंदर गया, तब वो लेडी कहने लगी, टीवी खराब हो गई है, क्या तुम इसे देखोगे? तब मार्को वास्की टीवी सुधारने लगा और इस दौरान वॉलकर और मारेन भी छिपकर आगे निकल गए। मार्को वास्की भी टीवी ऑन करके उनके पीछे चला गया। आगे मार्को वास्की उन्हें कॉम्प्लेक्स के अंदर एक दरवाजे के पास ले जाता है और मार्को वास्की कहता है, इस दरवाजे के पीछे वो सब कुछ है जो तुम यहाँ देखने के लिए आए हो। आगे
आगे मार्को वास्की दरवाजा खोलता है तो वो एक बड़ा सा वेयर हाउस था जहाँ पर बोरी के अंदर कई सारे डॉक्यूमेंट भरे हुए थे और उन्हें जमा रखा था। मार्को वास्की उन्हें आगे ले जाने लगा तब उन लोगों ने देखा कि वहाँ पर नीचे नोट बिखरे हुए थे और आगे जाकर उन्हें दिखाई दिया कि वहाँ पर नोटों से भरे कई सारे बोरे रखे हुए थे और अपने सामने इतना सारा कैश देखकर वो तीनों ही शॉक रह गए। मार्को वास्की कहता है कल तक ये नोट अलाउ थे लेकिन अब सिर्फ पेपर बन के रह गए, तुम लोग चाहो तो इन्हें अपने साथ ले जा सकते हो। ये सुनकर वो तीनों उन नोटों के ढेर में खेलने लगे और अपने बैग्स में भरने लगे और आगे वो लोग कुछ नोटों के बैग्स अपने साथ ले जाने लगे। तब मारेन मार्को वास्की से पूछती है उन लोगों ने नोटों को जलाया क्यों नहीं। मार्को वास्की कहता है ये नोट काफी अच्छे मटेरियल के बने इसलिए इन्हें जलाना काफी मुश्किल है, इसलिए सोचा जा रहा है कि इन्हें कैसे नष्ट किया जाए। आगे वो लोग कॉम्प्लेक्स से बाहर जा रहे होते हैं तभी उनके सामने से एक गाड़ी आ जाती है जिसे देखकर वे छिप जाते हैं और गाड़ी के वहां से निकलने के बाद चुपचाप ऑफिस के सामने से निकल जाते हैं। उनके वहां से जाने के बाद ऑफिस के अंदर से एक आर्मी वाला बाहर निकलता है और वो आर्मी वाला मारेन के स्कार्फ को देख लेता है जो वहां गिर गया था। लेडी के स्कार्फ को देखकर आर्मी वाला समझ गया कि यहाँ पर जरूर कोई आया है और वो टनल की लाइट्स ऑन करके अलार्म बजा देता है। अलार्म की आवाज सुनकर मार्को वास्की के साथ साथ वो तीनों लोग भी भागने लगे। वो मेन गेट पर पहुंचे लेकिन मेन गेट ओपन नहीं हो रहा था और मेन गेट के पास वाला गेट बंद होने लगा जिसके कारण वो लोग वहां फंस जाते। तब वो जल्दी से बंद होने वाले गेट से बाहर निकल गए। आगे मारेन मार्को वास्की से पूछती है एयर शाफ्ट कहाँ पर है। मार्को वास्की कहता है वो उधर है। तब वो चारों एयर शाफ्ट की तरफ भागने लगे और वो आर्मी वाला भी गन लेकर टनल में लोगों को ढूंढने लगा। वो चारों किसी तरह एयर शाफ्ट की तरफ पहुंचते और देखते कि वहां का दरवाजा भी बंद था। तब वो लोग वहां से भी भागने लगे और किसी तरह वो लोग टनल के वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंच गए और मारेन ने ऊपर चढ़कर सीढ़ियां नीचे उतार दी। एक्चुअल में वहां पर वेंटिलेशन शाफ्ट था जहां पर काफी लंबी सीढ़ियां थी और उन सीढ़ियों के जरिए अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स से ऊपर जाया जा सकता था। आगे वो चारों ही ऊपर पहुंचकर अपनी कार लेकर निकल जाते हैं और कार में बैठकर मारेन, वॉल्कर और डेविड तीनों ही खुश होने लगे। मारेन कहने लगी मैंने इतना फन इससे पहले कभी नहीं किया। आगे मारेन मार्को वास्की से पूछती है क्या तुम कोई प्रॉब्लम में फंस जाओगे। मार्को वास्की कहता है कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मुझे किसी ने नहीं देखा, अगर कोई मुझे तुम्हारे साथ देख लेता तो शायद प्रॉब्लम होती। आगे वो लोग घर में आकर सारे पैसों को देख रहे थे तभी वहाँ पर डेविड की माँ आती है और वो इतना सारा कैश देखकर चौंक गई। आगे वॉल्कर कहता है हमारे पास इतना सारा कैश है लेकिन ये सब किसी काम का नहीं। तभी वहाँ डेविड आया और वो कहने लगा हमने सारा कैश पहले ही एक्सचेंज करवा लिया है, अब हम एक्सचेंज करवाने जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमें और कैश मिला है। तब मार्को वास्की कहता है मैंने अभी तक एक्सचेंज नहीं करवाया, मैं करवा सकता हूँ। तब मारेन कहती है बिना किसी के नोटिस किए हुए आप कितना पैसा एक्सचेंज करवा सकते हो। मार्को वास्की कहता है मुझे मंथली 920 मार्क मिलते हैं। वॉल्कर कहता है तो इस हिसाब से इन्हें 20 साल का कितना पैसा मिला होगा हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। मारेन कहती है लेकिन 20 साल पहले इन्हें जॉब करने के 920 मार्क नहीं मिलते होंगे। डेविड कहता है हो सकता है इन्हें मंथली 300 मार्क मिलते होंगे और उसके हिसाब से 20 साल का अमाउंट होगा। तब वहाँ बैठी डेविड की माँ कहती है 72,000 मार्क। यह सुनकर डेविड कहता है हमें कोई ऐसा अमाउंट एक्सचेंज करवाना होगा जिससे किसी को हम पर शक ना हो। तब मार्को वास्की कहता है मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अब दोस्तों ये घटना 1990 के समय की थी जब बर्लिन की दीवार को गिराकर ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को मिला दिया गया था। क्योंकि वेस्ट जर्मनी ज्यादा स्ट्रांग था, वहाँ की करेंसी ज्यादा स्ट्रांग थी और वहाँ की करेंसी में अदर कंट्री से ज्यादा ट्रेड होता था, इसलिए वेस्ट जर्मनी की करेंसी को रहने दिया गया और कम पावरफुल ईस्ट जर्मनी की करेंसी का डिमोनेटाइजेशन करने का फैसला लिया गया। और डेविड और उसकी फैमिली ईस्ट जर्मनी में थे जहाँ की करेंसी को बंद कर दिया गया था और ईस्ट जर्मनी के लोगों को एक समय दिया गया था जिस दौरान उन्हें करेंसी एक्सचेंज करवानी थी। करेंसी एक्सचेंज करवाने का समय गुजर चुका था और डेविड और उसकी फैमिली के पास अब काफी सारा कैश था। आगे मार्को वास्की कुछ पैसा अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाने के लिए जाता है क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए काम करता था। आगे वो लोग मार्को वास्की को घर पर ले जाकर मार्को वास्की की पासबुक देखते हैं तो मार्को वास्की ने अपने अकाउंट में 50,000 मार्क जमा करवा दिए थे जो पैसा अब 4 भागों में बंटने वाला था। अब वो लोग सोचने लगे कि वो लोग बाकी पैसों का क्या करेंगे, कैसे इस करेंसी को वेस्ट जर्मनी की करेंसी में एक्सचेंज करवाएंगे। उनके पास कैश तो बहुत था पर वो उसे एक्सचेंज नहीं करवा पा रहे थे क्योंकि जितने समय तक कैश एक्सचेंज करवाने का समय दिया गया था वो निकल गया था। आगे डेविड बालकनी में खड़ा हुआ था तभी मारेन उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ। डेविड कहता है हम लोगों के हाथ से सब कुछ चला गया, इस जर्मनी के लोग प्रॉब्लम में आ गए और सारा फायदा वेस्ट जर्मनी के लोगों को मिल रहा है। हमारी जॉब चली गई, पैसा बंद हो गया। उसी वक्त घर की बेल बजती है और मारेन दरवाजा खोलती है तो घर के बाहर डाइटर नाम का आदमी था जो स्टोव बेचने आया था। डाइटर डेविड के सामने अपने स्टोव की तारीफें करने लगा। तब डेविड कहने लगा मेरे पास ईस्ट जर्मनी का पैसा है जो आप लोग लोगे नहीं। ऐसा कहकर डेविड दरवाजा बंद करने लगा। तब डाइटर कहता है हम ईस्ट जर्मनी का पैसा भी ले लेंगे। यह सुनकर डेविड कहता है क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो, क्योंकि ईस्ट जर्मनी का पैसा तो अब बैंक में डिपॉजिट नहीं हो रहा है। डाइटर कहता है क्या आपके पास ईस्ट जर्मनी का पैसा है।
तभी मारेन डेविड के हाथ में कुछ कैश देती है। तब डाइटर डेविड से पैसा लेकर उसे 2 स्टोव देने लगा। तब डेविड डाइटर से पूछता है, तुम इन पैसों का करोगे क्या? टाइटर कहता है, हम फ्राइडे तक इन पैसों को जमा करवा सकते हैं और इसके लिए हमारे पास अभी भी पूरे 3 दिन बाकी है। आपके पास और पैसा हो तो आप 3 दिन तक और सामान खरीद सकते हो। यह सुनकर डेविड स्टोव अंदर लेकर दरवाजा बंद कर देता है। तब मारेन डेविड से कहती है, ये लोग तो अभी भी पैसा ले रहे हैं, इसका मतलब हम इन पैसों से सामान खरीद सकते हैं। आगे डेविड और मारेन नीचे जाते हैं और डाइटर उनसे सवाल करता है, आपको और कुछ भी चाहिए? मारेन कहती है, हाँ, हमारे पास ईस्ट जर्मनी का और पैसा है और हमें और सामान चाहिए। डाइटर कहता है, ठीक है, मैं आपके लिए फिर और प्रोडक्ट लेकर आता हूँ। आगे डाइटर उन लोगों को एक और स्टोव देकर और प्रोडक्ट लेने चला गया और मारेन डेविड से सवाल करती है, ये लोग तो पैसा अभी भी एक्सचेंज कर पा रहे। डेविड कहता है, इनके पास ब्रांड है और काफी पैसा भी हो सकता है, इन्हें पैसा एक्सचेंज करने के लिए और समय दिया गया हो। ये लोग सामान सेल करके फ्राइडे तक पैसा जमा करवा सकते हैं। मारेन कहती है, तो इसका मतलब हमारे पास 3 दिन और है। तभी वहाँ वॉल्कर भी आ गया और वो भी इनकी बातें सुन रहा था। मारेन कहती है, लेकिन शुक्रवार तक हम सारा पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। वॉल्कर कहता है, फिर तो हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी जो हमारी हेल्प कर सके। मारेन उस बिल्डिंग को देखती है जिसमें वो रहा करती थी। उस बिल्डिंग में रहने वाले काफी सारे लोग थे। आगे वो लोग बिल्डिंग में जाकर बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों को मीटिंग के लिए बुलाते हैं। मीटिंग में सभी लोग आ चुके थे और डेविड उन सभी लोगों से कहता है, मुझे काफी अच्छा लगा कि आप सभी लोग आए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, हमारे पास बहुत सारा पैसा है। ऐसा कहकर रॉबर्ट टेबल पर रखे पैसों से कपड़ा हटाता है और कैश को देखकर वो लोग कहने लगते हैं, लेकिन ये पैसा तो बंद हो चुका है। तब रॉबर्ट कहता है, अभी भी हम इन पैसों को चला सकते हैं, हमारे पास 3 दिनों का वक्त है। मेरा प्लान ये है कि हम लोग आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आप लोग इन पैसों से प्रोडक्ट खरीद के हमें लाकर दोगे और बाद में वो प्रोडक्ट बेच के हमें जो प्रॉफिट होगा हम उसमें सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तब वहाँ बैठे कुछ लोग कैश को करीब से जाकर देखने लगे और वहाँ मौजूद सभी लोग इस काम को करने के लिए तैयार थे। अब डाइटर वापस प्रोडक्ट बेचने के लिए डेविड के घर पर आता है तो वो देखता है वहाँ पर पहले से काफी सारी गाड़ियां खड़ी थी जो डेविड को सामान देने के लिए आई थी। एक्चुअल में डेविड ने उन सभी लोगों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था जिससे वो प्रोडक्ट खरीद कर लाकर डेविड को घर पर दे रहे थे। सभी लोग प्रोडक्ट डेविड के दरवाजे पर लाते और डेविड की माँ डोर ओपन करती और उनसे वो प्रोडक्ट लेकर घर में प्रोडक्ट डेविड और मारेन को देती। तरह से डेविड का पूरा घर प्रोडक्ट से भर चुका था और डेविड और मारेन उस प्रोडक्ट को एक बास्केट में रखकर रस्सी के जरिए वो प्रोडक्ट सामने वाली बिल्डिंग की छत पर भेज देते और वहाँ से वो प्रोडक्ट सीधे वॉल्कर के पास पहुँचते और वॉल्कर उन प्रोडक्ट को ट्रॉली में रखवाकर गाड़ी में रखवा देता। जो गाड़ी जेनेट नाम की लड़की की थी जो मारेन की फ्रेंड थी। जेनेट उन सभी प्रोडक्ट को अपनी गाड़ी में भरकर वेस्ट जर्मनी ले जाती और वहां पर उन प्रोडक्ट को बेचकर वेस्ट जर्मनी का पैसा उनसे लेती। इस तरह से वो लोग ईस्ट जर्मनी के पैसों से प्रोडक्ट खरीद के जो करेंसी बंद हो गई थी वही प्रोडक्ट वेस्ट जर्मनी में बेच रहे थे क्योंकि वेस्ट जर्मनी की करेंसी अब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी दोनों जगह लागू कर दी गई थी। इस तरह से उनका पैसा एक्सचेंज हो रहा था। आगे वॉल्कर मारेन की बेटी डीनी के साथ बैठा हुआ था और डीनी वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी वहाँ बैठी जेनेट वॉल्कर से कहती है, मुझे पता है तुम वापस यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि तुम्हें वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा होगा। तुम मारेन और डेविड तीनों बचपन से ही च्युइंगम की तरह चिपके हुए हो। मारेन की बेटी डीनी और तुम में काफी सारी सिमिलरिटी है और डीनी भी तुम्हें काफी पसंद करती है। तुम्हारे और मारेन के रिश्ते की बात भी किसी से नहीं छिपी है। यह सारी बातें सुनकर वॉल्कर मारेन से मिलने जाता है उसे बताने के लिए कि वो अब भी उसे प्यार करता है। वॉल्कर मारेन से कहता है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी घर की बेल बजती है और डेविड की माँ उसे बताती है बाहर पुलिस आई है। डेविड बाहर जाकर देखता है तो डेविड के बेटे जेनिक को पुलिस ने पकड़ लिया था क्योंकि जेनिक दीवारों पर ग्रेफिटी बना रहा था। तब डेविड जेनिक को अंदर लेकर उसे पुलिस के सामने एक थप्पड़ मारता है। वो पुलिस वाला वहां से चला गया और डेविड और उसके साथियों को डर लगने लगा कि पुलिस को सब कुछ पता न चल जाए। तब वॉल्कर कहता है, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। वॉल्कर के जाने के बाद डेविड अपने बेटे जेनिक से कहता है, तुम अब से घर में हाउस अरेस्ट हो, इसलिए तुम घर से कहीं नहीं जा सकते जब तक कि मैं तुम्हें इजाजत न दे दूं। वॉल्कर भी नीचे जाकर देखता है तो वो पुलिस वाला अब जा चुका था। तब वॉल्कर सीटी बजाकर अपने लोगों को इशारा करता है और सभी लोग प्रोडक्ट लेकर वापस डेविड के घर पर जाने लगे। अब डेविड की बेटी डीनी भी एक 200 मार्क का नोट लेकर दुकान पर चली गई। तब दुकानदार डीनी से वो नोट लेकर अपने पास रख लेता है क्योंकि उस वक्त तक ईस्ट जर्मनी में 200 मार्क का नोट जारी नहीं हुआ था। ये नोट प्रिंट कर दिए गए थे और जारी किए जाने थे, लेकिन उससे पहले ईस्ट जर्मनी की करेंसी को डिमोनेटाइज कर दिया गया। छपने के बाद इन्हें सीधा नष्ट करने के लिए ले जाया जाने लगा। उस नोट को देखकर डीनी अपने लिए एक बड़ा सा टेडी ले आई। आगे वॉल्कर भी स्ट्रॉबेरी लेकर आया और वहाँ मौजूद सभी लोगों में बांटने लगा। तब रॉबर्ट वॉल्कर से पूछता है, तुमने स्ट्रॉबेरी के लिए कौन सा पैसा दिया, क्योंकि स्ट्रॉबेरी तो सिर्फ वेस्ट के पैसों से खरीदी जा सकती है। तब वहाँ मौजूद लोटे नाम का आदमी कहता है, क्या तुमने वेस्ट के पैसे खर्च किए? यहाँ पर हम सभी काम कर रहे हैं तो तुम पैसे खर्च करने का डिसीजन अकेले कैसे ले सकते हो? मैं इस तरह से तुम लोग के साथ काम नहीं कर सकता जहाँ कोई भी फैसला लेकर पैसा खर्च कर रहा है, क्योंकि इन पैसों में मेरा भी हिस्सा है। हमें मीटिंग बुलाकर इसके लिए डिसीजन लेना चाहिए। आगे सभी लोग मीटिंग में आते हैं और लोटे सवाल करता है, इन पैसों का हिसाब किताब कौन रखेगा? वॉल्कर कहता है, फिर तो पैसा हमें आपस में बांट लेना चाहिए क्योंकि हम मिलकर काम नहीं कर पा रहे।
ये कहकर वॉल्कर बाहर चला गया। तब रॉबर्ट भी उसके पीछे गया और रॉबर्ट कहने लगा, क्या तुम पागल हो गए हो? लोगों को ट्रिगर करके जा रहे हो। वॉल्कर कहता है, ये पैसा हम लेकर आए, इसे कोई भी हमें उठकर कुछ भी नहीं बोल सकता। ऐसा कहकर वॉल्कर वहाँ से चला गया। तब रॉबर्ट अंदर जाके कहता है, हम में से कौन ऐसा है जिस पर सभी ट्रस्ट करते हैं? तब वहाँ बैठी रॉबर्ट की माँ कहती है, मैं पैसों का ध्यान रखूंगी। लोटे कहता है, लेकिन हम आप पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? रॉबर्ट की माँ कहती है, क्योंकि मैं 73 साल की हो चुकी हूँ, अब मुझे इन पैसों को पाने के लिए कोई भूख नहीं। आगे वो सभी लोग उन पैसों को वॉशिंग एरिया में ले जाते हैं और वेस्ट जर्मनी के सभी पैसों को संभालने की जिम्मेदारी रॉबर्ट की माँ को सौंप दी जाती है। और मारेन वॉल्कर से कहती है, इस तरह से काम नहीं चलता, तुम हमेशा अकेले निकल जाते हो। वॉल्कर कहता है, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? तुम, मैं और डीनी मिलकर नई फैमिली बनाएंगे। मारेन कहती है, और वहाँ जाकर एक छोटी फैमिली बनाएंगे। क्यों ना तुम यहीं पर रहकर हमारे साथ अच्छी जिंदगी बनाओ, हम सब साथ में मिलकर रहेंगे एक फैमिली की तरह। वॉल्कर को मारेन की ये बात अच्छी लगती है और वो जाने के बारे में सोचना बंद कर देता है। आगे हमें जर्मनी के उस बैंक के बारे में बताया जाता है जहाँ पर नोटों की छपाई होती थी। वहाँ के ऑफिसर के हाथ में ईस्ट जर्मनी का 200 मार्क का नोट आ गया था, जो नोट मारेन की बेटी डिनी चलाने गई थी। यानी जिस नोट की छपाई तो हो गई थी, लेकिन उसे बाजार में लाया नहीं गया था। उस नोट को देखकर वो ऑफिसर अपने सीनियर के पास जाकर कहता है, सर हमारे पास ईस्ट जर्मनी की बंद की हुई करेंसी और ज्यादा अधिक मात्रा में आने लगी है। बड़े बैंक्स को भनक लग गई थी कि जितना अमाउंट एक्सचेंज में आना था उससे अधिक मात्रा में आने लगा है। अब फ्राइडे आ चुका था, जो ईस्ट जर्मनी का पैसा एक्सचेंज करने का आखिरी दिन था, इसलिए सभी लोग जल्दी जल्दी पैसा देकर प्रोडक्ट खरीद कर लाने लगे। और शाम होते ही सभी आपस में बात करने लगे। तभी डेविड की माँ उसे कहती है, हमारा पैसा गायब हो गया है। डेविड कहता है, ये कैसे हुआ? डेविड की माँ कहती है, मैं तो नजर रख रही थी, मुझे लगता कोई टॉयलेट एरिया में आकर पैसा ले गया। डेविड की माँ जिन पैसों पर नजर रख रही थी उन्हें किसी ने चुरा लिया था, जो पैसा वेस्ट जर्मनी का था और जो अभी भी चलन में था। आगे मारेन, डेविड और वॉल्कर को पता चलता है कि सभी लोग प्रोडक्ट अपने अपने घर ले जा रहे, यानी जो प्रोडक्ट उन्हें वेस्ट जर्मनी में बेचने थे वो लोग अपने घर ले जा रहे थे। तब डेविड उन्हें कहता है, आप लोग अभी से बंटवारा कर रहे हो, इस तरह से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाला। इस बात को लेकर उन लोगों में बहस होने लगती है और एक बॉक्स डेविड को जा लगता है। तभी वहाँ पर मार्को वास्की आकर चेयर पर खड़ा होकर उन सभी से कहता है, क्या आप लोगों को पता है इस जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% तक बढ़ने वाला है, क्योंकि इस साल यहाँ की सारी इंडस्ट्री बंद होने वाली है। तो यहाँ मौजूद लोगों को लगता है कि इतने पैसों से तुम लोग अपना गुजारा कर लोगे। तब वहाँ मौजूद लोटे कहता है, और हम कर भी क्या सकते, एक्सचेंज करने का समय जा चुका है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तब मार्को वास्की कहता है, क्या तुम लोगों ने गवर्नमेंट के इस कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में पढ़ा है? इसमें एक छोटी लाइन में कुछ लिखा हुआ है, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। इस जर्मनी के रहने वाले वो लोग जो विदेश में रहकर काम करते हैं, उनके पैसा एक्सचेंज करवाने की डेडलाइन 6 नवंबर तक है। डेविड कहता है, तो हमें विदेश में जॉब करने वाले लोगों को ढूंढना होगा। मार्को वास्की कहता है, हाँ बिल्कुल। आगे वो लोग मार्को वास्की की हेल्प से एक ऐसे आदमी का पता करते हैं जो विदेश में रहकर जॉब करता था, और डेविड और वॉल्कर उसका एयरपोर्ट पर इंतजार करने लगे। आगे जिस आदमी का वो एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे वो बाहर आता है और वॉल्कर और डेविड दोनों उसे गाड़ी में ले जाने लगे। वो आदमी गवर्नमेंट का एक ऑफिसर था और वो वॉल्कर और डेविड को अपने काम के बारे में बताने लगा। आगे कुलिचका नाम का वो आदमी देखता है कि उसे किसी और रास्ते पर ले जाया जा रहा था। ये देखकर कुलिचका पूछता है, क्या हम बर्लिन नहीं जा रहे? डेविड कहता है, हम थोड़ा घूम के वहाँ जाने वाले हैं। कुलिचका को शक हुआ और उसने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। ये देखकर वॉल्कर ने गाड़ी रोक दी और कुलिचका गाड़ी से निकलकर भागने लगा और कुलिचका थोड़ी आगे जाकर गिर गया। तब डेविड कुलिचका को कहता है, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, हमारे पास आपके लिए एक ट्रेड का ऑफर है। डिप्लोमेट्स और वो लोग जो बाहर जॉब करते हैं वो अभी भी पैसा एक्सचेंज करवा सकते हैं, इसलिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। ये सुनकर कुलिचका उनकी गाड़ी में जाकर बैठ गया। कुलिचका उनके लिए पैसा एक्सचेंज करवाने के लिए रेडी था। आगे मार्को वास्की कुलिचका से पूछता है, तुम कितना पैसा एक्सचेंज करवा सकते हो? कुलिचका कहता है, तकरीबन 5 लाख मार्क। यह सुनकर मार्को वास्की कहता है, ये अमाउंट तो काफी अच्छा है। क्या तुम्हारे और कोई भी साथी है जो विदेश में जॉब करते हैं और हमारा ये काम कर पाएंगे? कुलिचका कहता है, मैं समझ गया, लेकिन तुम मुझे कितना परसेंटेज दोगे? मार्को वास्की कहता है, एक्सचेंज करवाने के लिए हम तुम्हें 2% देंगे। कुलिचका कहता है, ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मेरा एक दोस्त है इरविन जो युगांडा से आने वाला है, एक और दोस्त है जो स्वीडन से आने वाला है, और भी कुछ दोस्त है जिन्हें मैं कॉल करके बुला लूंगा। अब आगे वो सभी लोग पार्टी कर रहे थे क्योंकि वो लोग विदेश से आने वाले सभी लोगों को अप्रोच करने लगे थे कि वो उनका पैसा एक्सचेंज करवाए। विदेश में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, पढ़ने वाले स्टूडेंट और जो भी लोग विदेश से काम करके लौट रहे थे वो उनसे कांटेक्ट करने लगे थे। आगे उस पार्टी में मारेन और डेविड चेयर पर खड़े होकर अनाउंस करने लगे। मारेन कहती है, मैंने हम सभी के लिए कुछ सोचा है, क्यों ना हम वो फैक्ट्री बाय कर ले जिसमें हमें काम मिलता था। तब वहाँ बेटा लोटे कहता है, तुम्हें पता भी उस फैक्ट्री की कीमत क्या होगी? मिलियंस में होगी। तब पीछे खड़े डेविड की माँ कहती है, हमारे पास इतना कैश मौजूद है। अब आगे वो वापस से उस कॉम्प्लेक्स में जाते हैं कैश लेने के लिए, और इस बार उनके साथ मारेन का बेटा जेनिक भी था। तब मार्को वास्की मारेन से कहता है, तुम्हें पता है ना, हम पकड़े गए तो हमें जेल जाना होगा।
आगे वो लोग कैश के पास जाते और इतना सारा कैश देखकर जेनिक भी शॉक रह गया। आगे मारेन कहती है जितना हो सके पैसा उठा लो, लास्ट टाइम हम काफी कम पैसा ले गए थे। आगे वो सभी लोग पैसा बटोरने में लग गए और वो लोग पैसों के बैग को वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए ऊपर पहुंचाने लगे जहां उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। ऊपर मौजूद जेनिक गाड़ी में उन बैग्स को भरने लगा। काफी सारा कैश ऊपर ले जाने के बाद मारेन, डेविड और मार्कोवास्की कैश ले जा रहे थे। तभी वो लोग सामने से गाड़ी गुजरते हुए देखते हैं। गाड़ी को देखकर वो समझ गए कि कॉम्प्लेक्स की रेकी की जा रही है, इसलिए वो दूसरे रास्ते से जाने लगे। तभी टनल में रेकी करने वाली लेडी मार्कोवास्की, डेविड और मारेन को देख लेती है। वो लेडी मार्कोवास्की से कहती है ना मैंने तुम्हें देखा है और ना ही तुम्हें सुना। एक्चुअल में वो लेडी मार्कोवास्की के बारे में किसी को कुछ नहीं बताने वाली थी। उसी वक्त वॉल्कर पीछे से आकर उस लेडी पर हमला कर देता है और वो लेडी वहीं पर गिर गई। आगे वो चारों लोग डर के वहां से भागने लगे ताकि वो पकड़े ना जाए। उसी वक्त वहां पर एक आर्मी ऑफिसर और रेकी कर रहा था जो उस लेडी ऑफिसर को देख लेता है और वो कॉम्प्लेक्स का अलार्म बजा देता है। अब पूरे कॉम्प्लेक्स में आर्मी वाले जीप से रेकी करने लगे थे। मारेन, वॉल्कर, मार्कोवास्की और डेविड ये चारों वेंटिलेशन शाफ्ट से ऊपर जाने लगे। तभी उन्हें आर्मी वालों की आवाज आई और वो ड्रम के पीछे छिप गए। तभी कुछ आर्मी के सोल्जर वहां पर आकर सर्च करने लगे। जेनिक ऊपर मौजूद था और वो परेशान होकर नीचे आने लगा। तब नीचे मौजूद डेविड जेनिक को इशारा करता है अभी ऊपर जाओ। यह सुनकर जेनिक ऊपर चला गया और आर्मी वालों को वेंटिलेशन शाफ्ट की आवाज आ गई, इसलिए आर्मी वाले वापस वहां आकर सर्च करने लगे। वो वेंटिलेशन शाफ्ट की तरफ देखने लगे। सभी लोग पकड़े न जाए इसलिए मार्कोवास्की बाहर आ गया। तब सोल्जर कहने लगे ऊपर जरूर कोई गया है, हमें भी सीढ़ी से ऊपर जाकर देखना चाहिए। तभी वहां छिपकर बैठे डेविड, वॉल्कर और मारेन भी बाहर आ गए। तभी ऊपर मौजूद जेनिक देखता है कि वैन में अभी भी कुछ प्रोडक्ट रखे हुए थे और जेनिक उन प्रोडक्ट को रस्सी के जरिए नीचे भेजने लगा और आर्मी वाले प्रोडक्ट लेकर मार्कोवास्की के साथ साथ उन तीनों को भी छोड़ देते हैं और वो पांचों सारा पैसा वैन में भरकर वहां से निकल गए। अब आगे वो लोग फैक्ट्री की डील करने के लिए मार्कोवास्की को रेडी करके भेजते। मार्कोवास्की वापस लौटा तब वो सभी सवाल करने लगे क्या हुआ, डील हो गई? मार्कोवास्की हाँ में शरीर आता है और वो सभी लोग काफी खुश होते। आगे वो सभी लोग फैक्ट्री देखने जाने लगे जिसे उन्होंने खरीद लिया था। फैक्ट्री के अंदर जाने के बाद डेविड, मारेन और वॉल्कर से कहता है इस जर्मनी में वेस्ट की तुलना में उत्पादन काफी महंगा पड़ता है। हमारे वहाँ लोगों को पैसा भी डबल देना पड़ता है और खर्चा भी डबल होता है। आगे लोटे फैक्ट्री की मशीन को करता है तो वो मशीन अच्छे से काम कर रही थी। मशीन के अंदर से नुप्शल नाम का एक पार्ट बनकर बाहर निकल रहा था जो उस फैक्ट्री में बनाया जाता था। आगे वो लोग फैक्ट्री की ऑर्डर बुक देखते तो उन्हें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट वेस्ट जर्मनी के साथ साथ स्वीडन में भी बनाकर भेजा जाता था। आगे वो लोग वेस्ट जर्मनी में जाते पता करने के लिए उस प्रोडक्ट के बारे में, तो वो लोग देखते हैं कि वहां पर नुप्सल नाम का पार्ट पहले से बिक रहा था जो कि मेड इन स्वीडन था, यानी स्वीडन से मंगवाकर वो वेस्ट जर्मनी में बेचा जा रहा था। इससे पहले वेस्ट जर्मनी में ये पार्ट ईस्ट जर्मनी से मंगवाया जाता था। तब वॉल्कर कहता है जब हम कम वेतन वाली कंट्री हुआ करते थे तब वेस्ट जर्मनी हमसे ये पार्ट मंगवाया करता था, लेकिन अब वेस्ट जर्मनी ये पार्ट स्वीडन से मंगवाता है क्योंकि स्वीडन से मंगवाने में ये पार्ट उन्हें सस्ता पड़ता था। ये सब देखकर वो लोग मायूस होकर वहां से जाने लगे क्योंकि स्वीडन जैसी कंट्री से कम्पीट करना उनके लिए काफी मुश्किल था। स्वीडन में लोग काफी कम वेतन में काम करते थे इसलिए माल मंगवाना वहां से सस्ता पड़ता था। आगे वो सभी लोग मायूस होकर वहां से जाने लगे क्योंकि जो फैक्ट्री उन्होंने खरीद ली थी उस पर वो प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करवा सकते थे। दूसरी तरफ डेविड की माँ अभी भी पैसों का ध्यान रख रही थी और पैसों का ध्यान रखते रखते वो सो गई थी। वहीं डीनी बैठी हुई थी जो पैसों के साथ खेल रही थी। उसी वक्त जेनिक वहां पर आकर मशीन से पैसा निकालकर अपने साथ ले जाने लगा। मारेन, वॉल्कर, डेविड सभी लोग परेशान थे। दूसरी तरफ मारेन का बेटा जेनिक किसी को पैसा देकर कोई डील कर रहा था। वॉल्कर मारेन से कहता है हम लोग डीनी के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। तब मारेन गुस्से से कहती है तुम्हें यहाँ पर डीनी के लिए रुकना होगा। तब गाड़ी में बैठा डेविड उनकी बातें सुनकर बाहर आके कहता है इसका डीनी से क्या लेना देना। यह सुनकर मारेन डेविड को देखने लगी और डेविड समझ गया कि डीनी उसकी बेटी नहीं बल्कि वॉल्कर की बेटी है। वॉल्कर और मारेन ने डेविड से बात इतने दिनों तक छिपाई रखी थी और डेविड डीनी को अपनी बेटी समझता था। यह सच जानकर डेविड भी दुखी हुआ। आगे वॉल्कर मारेन और डीनी से मिलकर हमेशा के लिए वहां से जाने लगा। मारेन घर पर आई तब डेविड उससे पूछने लगा क्या वो चला गया। मारेन कहने लगी हाँ इस बार वो पूरी तरह से चला गया। उसी वक्त घर की बेल बजी और डेविड जाकर दरवाजा खोलता है तो डेविड देखता है कि बाहर जेनिक के साथ कई सारे पुलिस वाले मौजूद थे। जेनिक की वजह से वो सभी लोग पकड़े गए थे। आगे पुलिस उस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। आगे ऑफिसर उन सभी को बिठाकर पूछता है ये सब किसने किया। तब वहाँ बैठा लोटे कहता है हम सभी ने मिलकर किया। तब ऑफिसर कहता है क्या आप लोगों को पता भी है आप लोगों ने क्या किया है। तब मारेन कहती है हमने हमारा हक लिया है। मार्कोवास्की कहता है इस जर्मनी से सारा कंट्रोल लेकर वेस्ट जर्मनी को दे दिया गया, हमारी मनी सप्लाई पूरी तरह से रोक दी गई
और यहाँ पर महंगाई बढ़ गई। तब वो ऑफिसर वहाँ से जाकर अपने सीनियर को बुलाता है और सीनियर आकर उन सभी से कहता है, मैं तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो स्कैंडल हुआ है वो और ज्यादा बढ़े और लोगों को इसके बारे में पता चले। तुम लोग अपनी कंडीशन बताओ। डेविड कहता है, हम लोग यहाँ पर सामान बना के वे जर्मनी में एक्सपोर्ट करें। तब वो आदमी कहता है, अपनी रियलिस्टिक कंडीशन बताओ जो पॉसिबल हो। तब वहाँ बैठा मार्कोवास्की उन्हें अपनी कंडीशन बताने लगा। एक्चुअल में उन लोगों ने गवर्नमेंट के साथ एक डील की थी जिसके अनुसार वो आइलैंड उनके नाम कर दिया गया था और इसके बदले में उन्हें उस स्कैंडल का जिक्र किसी से नहीं करना था और ना ही उस स्कैंडल को आगे बढ़ाना था। वो सभी एंजॉय कर रहे थे और वॉल्कर, मारेन, डेविड भी साथ में मिलकर साथ में रहने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त डेविड डीनी के टेडी को हाथ लगाता है तो उस टेडी के अंदर से एक नोट निकलता है। डेविड टेडी को फाड़कर अंदर से रुई निकालने लगा तो अंदर से और नोट निकलने लगे। यानी जो वेस्ट का पैसा डेविड की माँ के पास से चोरी हुआ था वो किसी ने चोरी नहीं किया था। एक्चुअल में डीनी ने वो पैसा टेडी बियर के अंदर भर दिया था। वो बड़ा सा टेडी बियर नोटों से भरा हुआ था। यानी गवर्नमेंट के द्वारा सारा पैसा जब्त करने के बाद भी डेविड और उसकी फैमिली के पास काफी पैसा था। आगे जो फैक्ट्री बनती उसमें वो टेडी बियर का प्रोडक्शन शुरू कर देते और डेविड, मारेन और वॉल्कर मिलकर इस बिजनेस को अच्छे से रन कर रहे थे और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हाइप ऑप्शन का यूज कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर टाइप कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।